बाकी लोग भी जल्दी से जुड़ जाएं, क्लास शुरू करेंगे। टाइम निकल रहा है, जल्दी से जुड़ जाइए। आप इसी वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, जिनको जोड़ना हो तो व्हाट्सएप पे शेयर करके जल्दी से जोड़ लीजिए। क्लास शुरू करेंगे। जो गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं तो उनको गुड मॉर्निंग। चलिए चलिए क्लास शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन जो है, कल जो है इससे पहले वाला क्लास में जो है यहाँ तक हो गया था, नोट तक हो गया था। नोट में हम लोग देख लिए थे कि अवतल दर्पण पे यदि अनंत दूरी पर कोई वस्तु को रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ठीक है। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 करने वाले हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें देखेंगे अवतल दर्पण के सभी उपयोग को लिखें। ये क्वेश्चन है। तो अवतल दर्पण का कहाँ कहाँ उपयोग किया जाता है वो हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए अवतल दर्पण के उपयोग को देखते हैं। तो देखिए जो पहला उपयोग है अवतल दर्पण का, वो क्या है, हजामती दर्पण के रूप में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। हजामती दर्पण के रूप में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। देखिए तो पहला याद रखिएगा, हजामती दर्पण। हजामती दर्पण का मतलब क्या हुआ? हजामती दर्पण का मतलब हुआ कि जो सैलून में मिरर लगा रहता है, दर्पण लगा रहता है सैलून में, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, फेस देखते हैं, ठीक है। आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो दाढ़ी बनाने के लिए हजामती दर्पण के रूप में, और मेकअप करने के लिए, इस सब के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का। याद रखिए किस दर्पण का? अवतल दर्पण का। मेकअप करने के लिए और दाढ़ी बनाने के लिए, और जो है आपका हजामती दर्पण के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का। चलिए इसका दूसरा उपयोग देखते हैं। दूसरा उपयोग क्या हो जाएगा? तो टॉर्च के हेडलाइट, ठीक है। आपको पता है टॉर्च में एक कांच लगा रहता है, शीशा लगा रहता है आगे में, इससे टॉर्च का हेडलाइट। तो उसमें क्या लगा रहता है? अवतल दर्पण ही लगा रहता है। सर्च लाइट में भी क्या लगा रहता है? अवतल दर्पण। तो टॉर्च के हेडलाइट तथा सर्च लाइट में क्या लगा रहता है? अवतल दर्पण, ठीक है। चलिए तीसरा उपयोग देखते हैं। तो देखिए तीसरा उपयोग है कि रोगियों के नाक, कान एवं गला आदि के जांच में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो देखिए जो पेशेंट होते हैं, रोगी होते हैं, उसके नाक, कान और गला, इस सब के जांच में, ठीक है, किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। यानी कि जो डेंटिस्ट होते हैं, दांत विभाग के डॉक्टर होते हैं, वो क्या करते हैं, तो जो पेशेंट को देखते हैं तो उसके ऊपर में एक लाइट लगा रहता है, और वो लाइट में जो दर्पण लगा रहता है वो क्या रहता है? वो रहता है अवतल दर्पण, ठीक है। चलिए अब देखते हैं चौथा उपयोग अवतल दर्पण का। यह है सौर भट्ठियों में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। सौर भट्ठियों में अवतल दर्पण का क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। तो सौर भट्ठी क्या होता है? तो सूर्य के प्रकाश से क्या किया जाता है? ऊर्जा उत्पन्न किया जाता है, भट्ठी उत्पन्न किया जाता है, जिससे क्या मिल सके? ऊर्जा, मतलब उष्मा ऊर्जा मिल सके, आग मिल सके, और फिर उसका उपयोग किया जा सके, ठीक है। जैसे सौर कुकर भी होता है। सौर कुकर, उसमें क्या होता है? ऐसे ही अवतल दर्पण लगा रहता है, जिसका प्रयोग करके क्या किया जाता है? मतलब उसका प्रयोग करके जो है सूर्य प्रकाश को क्या किया जाता है? एक जगह पे केंद्रित किया जाता है, और फिर वहां से जो उष्मा ऊर्जा यानी कि आग उत्पन्न होता है, गर्मी उत्पन्न होता है, उससे क्या किया जाता है? भोजन बनाया जाता है, ठीक है। तो देखिए कितने उपयोग हो गया अवतल दर्पण का? टोटल 4 उपयोग हो गया। चारों उपयोग को यहाँ पे समझिए। पहला तो हो गया दाढ़ी बनाने में और मेकअप करने में, ठीक है, यानी कि अपना चेहरा देखने में।
किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का। दूसरा हो गया कि जो गाड़ी होता है, ठीक है, चाहे वो बाइक हो आपका या कार हो, कोई भी गाड़ी हो, तो उसमें जो हेडलाइट लगा रहता है, हेडलाइट, तो हेडलाइट में जो दर्पण लगा रहता है, कांच लगा रहता है, शीशा लगा रहता है, वो क्या होता है? अवतल दर्पण होता है। तो वो हो गया टॉर्च तथा गाड़ी के हेडलाइट में। उसके बाद जो तीसरा उपयोग है इसका अवतल दर्पण का, वो क्या है? रोगियों के नाक, कान तथा गला के जांच में, यानी कि डॉक्टर जो प्रयोग करते हैं रोगियों के नाक, कान, गला के जांच में जो लाइट प्रयोग करते हैं, उसमें आगे में क्या लगा रहता है? अवतल दर्पण। और चौथा उपयोग क्या हो गया? सौर भट्ठी में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो अवतल दर्पण का 4 उपयोग है जो बराबर 2 नंबर के क्वेश्चन में भी पूछे जाते हैं और ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है, ठीक है, कि दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। 4 लोग जुड़ गए हैं और 2 आदमी कौन जुड़े हैं? कमेंट में जो है यस करें, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है हम लोग देख लिए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? तो देखिए, जैसे हम लोग क्या किए थे कि अवतल दर्पण में अलग अलग जगह पे क्या किए थे? वस्तु रखे थे और उसका प्रतिबिंब क्या किए थे? बनाए थे। उसी तरह से आज हम लोग उत्तल दर्पण में क्या करेंगे? वस्तु को अलग अलग जगह पे रखेंगे और उसका क्या करेंगे? प्रतिबिंब बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए, तो सबसे पहले ये देख लीजिए, ये आपका क्या हो गया? उत्तल दर्पण। तो बोलिएगा कि सर अवतल दर्पण भी ऐसे, उत्तल दर्पण भी ऐसे, तो पहचानेंगे कैसे कौन सा उत्तल और कौन सा अवतल? तो आप पहचान सकते हैं। कैसे पहचानेंगे? देखिए, ध्यान दीजिए। ऐसे दर्पण बनाना है आपको पहले, ठीक है। ये इस प्रकार से क्या बना लेना है? दर्पण। ऐसे आपको जो है प्रकार के सहायता से कॉपी पे क्या बना लेना है? दर्पण। दर्पण बनाना सीख लीजिए। ऐसे बनाना है दर्पण। और यदि बाहर से ये जो ऐसे लाइन खींचा हुआ है, ये बाहर से खींच दे, यानी कि इसको बोलते हैं पॉलिश करना। एक तरफ पेंट चढ़ा होता है ना, ठीक है। तो यदि ये बाहर से कर दे तो हो गया अवतल दर्पण, अंदर से कर दे तो क्या हो गया? उत्तल दर्पण। अब देखिए, इधर से तो पॉलिश किया हुआ है, तो आप अपना चेहरा इधर से देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। तो किधर से देखेंगे? इस साइड से, ठीक है। यानी कि प्रकाश किरण जो आएगी और टकरा करके वापस जाएगी, वो किस साइड से? इस साइड से, इधर से नहीं। क्यों? क्योंकि इधर से क्या किया हुआ है? पॉलिश किया हुआ है। तो अवतल और उत्तल में इतना ही फर्क है कि उत्तल में जो है अंदर के तरफ से क्या रहता है? पॉलिश किया हुआ रहता है, ठीक है। और अवतल में जो रहता है वो बाहर के तरफ से पॉलिश रहता है। तो इसमें अंदर की तरफ से है, तो ये हो गया उत्तल दर्पण। तो वस्तु किधर रखेंगे? हम इस साइड रखेंगे, ठीक है। तो प्रतिबिंब उत्तल दर्पण में आपको बार बार नहीं बनाना पड़ेगा। वस्तु चाहे कहीं भी रखें, प्रतिबिंब एक ही जगह बनेगा, ठीक है। राहुल कुमार, वेरी गुड, राहुल कुमार भी जुड़ चुका है, ठीक है। ध्यान से समझो। तो देखिए, जैसे यहाँ पे क्या करते हैं? एक वस्तु रख लेते हैं, ठीक है। ये हो गया उत्तल दर्पण के सामने में क्या रखे? एक वस्तु। अब इसका क्या बनाना है? प्रतिबिंब। तो जो लोग पिछला क्लास जो है अटेंड किए हैं उसको पता होगा कि प्रतिबिंब बनाने के लिए 2 किरण खींचेंगे। एक हम खींचेंगे दर्पण की तरफ सीधा, तो देखिए ये रेड वाली किरण हम क्या कर रहे हैं? सीधे खींच रहे हैं। जो दर्पण से टकराने के बाद अवतल दर्पण में किधर चल जाती है? फोकस से चल जाती है। लेकिन इसमें फोकस से नहीं जाएगी। इसमें फोकस, क्योंकि इधर तो जा नहीं सकती, इधर तो पॉलिश किया हुआ है ना, तो इधर तो किरण आ नहीं सकती है। वापस तो आना है किधर? इसी साइड में टकरा करके वापस आना है। लेकिन वापस आएगी कहाँ से? तो फोकस जहाँ पे होगा उसी डायरेक्शन में इसको क्या करना है? वापस आना है। तो देखिए फोकस कहाँ है इसका? यहाँ पे। ऐसे पी ले लेंगे यहाँ पे सी, और पी और सी के ठीक बीच में क्या लेंगे? एफ, ठीक है। तो अब क्या किए? यहाँ पर ले लिए हम फोकस, ठीक है। अब क्या करते हैं? देखिए ध्यान से। तो अब यहाँ से क्या करते हैं? हम इस किरण को ऐसे ले जाते हैं, ये फोकस से जाती आती हुई प्रतीत होगी, ठीक है। देखिए ये वापस, जब भी आप वापस करेंगे ना, तो फोकस से दर्पण तक क्या लाएंगे? इस बिंदु पर डॉटेड लाइन लाएंगे और उसके बाद सीधे लाइन खींच देंगे। तो जो किरण सीधे आती है वो फोकस से आती हुई प्रतीत होती है और यहाँ से वापस लौट जाती है उत्तल दर्पण में, ठीक है। एक किरण आपको कहाँ से खींच लेना है? केंद्र से। तो यहाँ से केंद्र से खींचेंगे और उसी रास्ता पर ये वापस लौट जाएगी। याद रखना, दर्पण के आगे जो खींचेंगे वो पूरा लाइन खींचेंगे, सॉलिड लाइन, और यहाँ से टूटी हुई रेखा खींचेंगे, यानी कि डॉटेड लाइन, ठीक है। ये इसी रास्ता पर वापस
लौट गई। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दोनों किरण को हम आज जो है ये बना दिए रेड कलर से ही। ठीक है, लेकिन आपको समझा देते हैं, ये लाइन जो है ये क्या है, ये है रेड। एक मिनट रुक जाइए आप, हम इसको क्लियर करते हैं थोड़ा। ठीक है, इसको कलर यदि चेंज कर देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। ठीक है, चलिए तो देखिए यहाँ से ये किरण जो है ये क्या है, दूसरी किरण है हमारी, तो इसको हम बनाते हैं ग्रीन लाइन से। ठीक है, ये दूसरी किरण है जो कि ग्रीन लाइन से। ठीक है, और पहली किरण जो है हमारी वो क्या है, रेड लाइन, ये है। ठीक है, अब समझिए, अब यहाँ पे आते हैं निष्कर्ष पे कि आखिर प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसे बनेगा। ठीक है, देखिए तो एक ये रेड वाली किरण आ गई और दर्पण से टकरा करके वापस चली गई फोकस से आती हुई। ठीक है, ये याद रखेंगे। तो एक किरण हो गई ये, दूसरी किरण हमारी जो है ये ग्रीन लाइन है, जो वक्रता केंद्र, यानी कि ये केंद्र, इसका जो केंद्र है ये केंद्र पे आई और केंद्र से ही वापस चली गई। ठीक है, तो दूसरी किरण जो है वो हमारा ये है, ये दूसरी किरण। देखिए ये जाने वाली भी और आने वाली भी। ठीक है, तो आगे ये तो इधर आ रही है, वापस किधर आ रही है, इधर, ऐसे वापस आ जाएगी इधर। तो ये इस साइड तो कहीं नहीं मिलेगी, ये पहली और ये दूसरी, क्योंकि दोनों के बीच का दूरी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो इस साइड तो इसको मिलना नहीं है, तो पीछे में ही हम देख रहे हैं यहाँ पर ये एक दूसरे को क्या कर दी है, काट दी है ये दोनों किरण। तो प्रतिबिंब बन गया यहीं पे, वस्तु है हमारा ए बी, तो प्रतिबिंब क्या हो गया, ए डैश बी डैश। ठीक है, अब चलिए अब हम पता करते हैं प्रतिबिंब की प्रकृति। पहली बात, प्रतिबिंब बना कहाँ पे, प्रतिबिंब बना कहाँ पे, रोशन कुमार भी जुड़ गए हैं, वेरी गुड। देखो तो पहली बात तो प्रतिबिंब बना कहाँ पे। ठीक है, तो ये देखो ये क्या है, पी को बोलते हैं ध्रुव, और ये क्या है हमारा एफ यानी कि फोकस। ठीक है, देखो तो ये हो गया ध्रुव, ये क्या हो गया ध्रुव, और ये क्या हो गया फोकस। तो ध्रुव और ये क्या हो गया, ये हो गया फोकस। तो प्रतिबिंब जो बन रहा है ए डैश बी डैश, वो ध्रुव और फोकस के बीच में बन रहा है। तो पहली बात तो बोलेंगे कि प्रतिबिंब कहाँ बना, पी और एफ के बीच। दूसरी बात, प्रतिबिंब कैसा बना, वास्तविक या आभासी। तो देखो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है किसी को। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। देखो पहली बात बताओ कि प्रतिबिंब यहाँ पर सीधा बना या उल्टा बना। देख रहे हो ऊपर ये लाइन हो गया ना, लाइन, तो लाइन के ऊपर ही क्या है, वस्तु, और लाइन के ऊपर ही क्या बना, प्रतिबिंब। ठीक है जी, यदि ऐसे बन जाता, नीचे बन जाता, तो नीचे बनता तो क्या बन जाता, उल्टा, नीचे बन जाता तो क्या बन जाता, उल्टा। लेकिन अभी ये सीधा बना है, तो प्रतिबिंब जैसे ही सीधा हो ना, तो समझ जाना वो क्या बना, आभासी बना। क्या बना, आभासी। तो पहली बात कि प्रतिबिंब बना पी और एफ के बीच, दूसरी बात प्रतिबिंब बना आभासी, और जो प्रतिबिंब आभासी है तो सीधा भी है। ठीक है, सीधा है तभी तो आभासी है, आभासी है तो सीधा है, तो सीधा बन गया। अब तुम लोग बताओ कि प्रतिबिंब जो बना है वो वस्तु से बड़ा बना है या छोटा। यह है वस्तु और ये क्या है, प्रतिबिंब। बताओ बड़ा बना है या छोटा, कमेंट करके जल्दी कमेंट करो तो तुम लोग, बड़ा बना या छोटा बना। प्रतिबिंब कैसा बना, वस्तु से बड़ा बना, छोटा बना या बराबर बना, क्या बना, जल्दी कमेंट करो। ठीक है, जल्दी कमेंट करो, बड़ा या छोटा। चलो तो प्रतिबिंब क्या बन गया, छोटा बन गया है। ठीक है, प्रतिबिंब देख रहे हो यहाँ पे स्पष्ट हो रहा है ये प्रतिबिंब। देखो वस्तु इतना बड़ा है, प्रतिबिंब क्या बन गया, छोटा बन गया। तो यहाँ पर लिख देते हैं छोटा। तो चार चीजों का ध्यान रखना है, कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, वास्तविक या आभासी, सीधा या उल्टा, और छोटा या बड़ा। तो देखो छोटा बन गया। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं, वेरी गुड, छोटा बना है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे देखो अब तुम लोग को थोड़ा याद रखना है। याद क्या रखना है, सो चीज समझो। ये तो समझ गए, याद क्या रखना है, सो देखो कि उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण में क्या याद रखना है तुमको, कि वस्तु चाहे कहीं पर भी रहे, वस्तु चाहे कहीं पर भी रहे, प्रतिबिंब बनेगा हमेशा ध्रुव
और फोकस के बीच, यानी कि यही बात जो बताइए वही। और ऐसे ही आभासी भी बनेगा, सीधा भी बनेगा, वस्तु से छोटा भी बनेगा। यह ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि अवतल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, तो ध्रुव और फोकस के बीच। याद रखना बच्चों इसको, ठीक है, ध्रुव और फोकस के बीच बनेगा, हर हमेशा ध्रुव और फोकस के बीच बनेगा। चलो चलो आगे बढ़ते हैं अब, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो ध्रुव और फोकस के बीच बनेगा। अब देखो वही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब किसी वस्तु को उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। देखे हैं हम लोग, देखो दर्पण के आगे हो गया ये, ठीक है, पीछे हो गया ये, क्योंकि इधर से पॉलिश किया हुआ है, प्रतिबिंब किधर बन गया, पीछे बन गया। ये भी तुम लोग याद रखना, दर्पण के पीछे बनेगा। साथ ही कहाँ बनेगा, ध्रुव और फोकस के बीच। ये देखो फोकस और ये ध्रुव, तो ध्रुव तथा फोकस के बीच प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और वस्तु से छोटा बनेगा। चलो अवतल दर्पण का उपयोग हम लोग जैसे ही देख लिए, वैसे ही अब हम लोग क्या करेंगे, उत्तल दर्पण का उपयोग देखेंगे। किस दर्पण का उपयोग देखेंगे, उत्तल दर्पण का। समझो, तो उत्तल दर्पण का दो उपयोग है। पहला उपयोग देखो, तो स्कूटर, ठीक है, स्कूटर, मोटर कार, मोटर कार मतलब कार समझो, ठीक है, बस, ट्रक, कहने का मतलब कोई भी वाहन, कोई भी वाहन, ठीक है, उसमें वाहन यानी कि कोई भी गाड़ी समझ लो, ठीक है, समझना क्या होता ही है ना, मतलब, ठीक है। तो कोई भी गाड़ी में जो है, खास करके जो साइड मिरर के रूप में, ठीक है, जो साइड मिरर लगा रहता है, साइड से लगा रहता है ना, ऐसे जी मिरर, जैसे बाइक रहता है तो बाइक में कैसे रहता है, ऐसे एगो मिरर लगा रहता है इस साइड से, एगो मिरर इस साइड से। बाइक में भी लगा रहता है ना दूगो मिरर, और ऐसे ही चार चक्का वाहन में भी क्या होता है, ड्राइवर के साइड में इस तरफ भी क्या रहता है, मिरर लगा रहता है ऐसे, और दूसरे तरफ भी क्या लगा रहता है, साइड मिरर। तो जो साइड मिरर के रूप में प्रयोग किया जाता है वो किस दर्पण का, उत्तल दर्पण का। चाहे वो बाइक हो, फिर चाहे क्या हो, स्कूटर हो, या फिर कार हो, ट्रक हो, जो भी चीज हो, ठीक है। याद रखना ट्रेन में साइड मिरर नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि ट्रेन को पीछे देख करके नहीं ना चलाते हैं कि पीछे में क्या चीज आ रहा है नहीं आ रहा है, उसके हिसाब से तो नहीं चलाना है। ट्रेन का तो रास्ता ही अलग होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये चीज याद रखना तुम लोग कि किसी भी वाहन के जो साइड में दर्पण लगा रहता है वो कौन सा दर्पण होता है बच्चों, बताओ कौन सा दर्पण होता है, उत्तल दर्पण। हर हमेशा याद रखना इस चीज को, ठीक है, और ये ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। पहला उपयोग तो हो गया साइड मिरर के रूप में। दूसरा उपयोग देखो, स्ट्रीट लाइट में एक बड़े क्षेत्र पर, स्ट्रीट लाइट मतलब क्या, जो गली में लाइट सब लगा रहता है, तो ऊपर में जो लाइट लगा रहता है ना, तो प्रकाश काफी फैल जाए उसका, उसके लिए उसमें भी क्या लगा रहता है, उत्तल दर्पण लगा रहता है। तो दूगो उपयोग हो गया, एगो गाड़ी के साइड मिरर के रूप में, एगो स्ट्रीट लाइट में। याद रखोगे तुम लोग। चलो तो हम लोग देख लिए अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, इसमें प्रतिबिंब कैसे बनेगा, इसका उपयोग क्या है, दोनों चीज डिस्कस कर लिए। अब समझो अगला टॉपिक है हमारा अब कि समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब आभासी होते हैं जिसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। देखो यहाँ पर ये चीज कह रहा है कि समतल दर्पण तो हम लोग पढ़े नहीं, ठीक है, तो समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब सब बनेगा और इससे जो क्वेश्चन पूछ देगा तो वो कैसे बनाओगे, तो इसलिए नोट में दे दिए हैं, इसका जो भी ज्ञान है वो यहाँ पे समझ लो, ठीक है। तो देखो समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो क्या बनता है, और आभासी बनता है। क्या बनता है, आभासी। तुम लोग को पता होगा कि जो प्रतिबिंब आभासी होगा वो क्या होगा, सीधा, और जो वास्तविक होगा वो उल्टा। तो जो भी प्रतिबिंब आभासी होगा यानी कि सीधा होगा तो उसे हम पर्दे पर उतार सकते हैं। क्या कर सकते हैं, पर्दे पर उतार सकते हैं, ठीक है। चलो उसके बाद नोट नंबर 2, उत्तल दर्पण से किसी वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा आभासी, सीधा तथा वस्तु से छोटा ही प्राप्त होता है। देखो उत्तल दर्पण में जो किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा वो हमेशा, हर हमेशा आभासी होगा, सीधा होगा, वस्तु से छोटा होगा, जैसा कि अभी हम लोग देखे हैं, ठीक है। अब देखो अवतल दर्पण से किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब भी बनेगा और आभासी प्रतिबिंब भी बनेगा, दोनों ही प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। आ गई बात समझ में।
तो अब तो तीनों दर्पण यहाँ पे डिस्कस कर लिए हम लोग एक साथ। समतल दर्पण में याद रखना आभासी प्रतिबिंब बनेगा, और उत्तल दर्पण में भी क्या बनेगा, आभासी प्रतिबिंब बनेगा। लेकिन अवतल दर्पण में क्या बनेगा, आभासी और वास्तविक दोनों प्रतिबिंब बनेगा। ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि किस दर्पण से किसी वस्तु का वास्तविक और आभासी दोनों ही प्रतिबिंब बनता है। तो याद रखना दोनों प्रतिबिंब बोले तो कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण, याद रखना। चलो कोई दिक्कत, आगे बढ़ जाएं। चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखो अब जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे, ये 12 नंबर क्वेश्चन है और यह है चिन्ह परिपाटी का। ठीक है, इससे आगे हम देख लेते हैं कि आगे क्या है क्वेश्चन। आगे है नोट्स लिखा हुआ है, दर्पण सूत्र सब है, काफी ज्यादा क्वेश्चन है अभी। ठीक है, तो चलो चिन्ह परिपाटी को कम से कम हम लोग समझ लेते हैं पहले, उसके बाद में देखेंगे कि आगे और जो है पढ़ाएं या नहीं पढ़ाएं। ठीक है, तो चलो देखो चिन्ह परिपाटी क्या होता है। तो गोलीय दर्पण के लिए नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी, यहाँ पर अवतल या उत्तल दर्पण नहीं बोल करके क्या बोला गया है, गोलीय दर्पण। तो बच्चों याद रखना गोलीय दर्पण मतलब क्या, अवतल दर्पण भी, ठीक है, और उत्तल दर्पण भी। गोलीय दर्पण मतलब दोनों दर्पण, अवतल दर्पण भी और उत्तल दर्पण भी। ठीक है, तो यहाँ से अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में जो चिन्ह परिपाटी होता है वो क्या होता है उसको समझेंगे। लेकिन पहली बात ये समझो कि चिन्ह परिपाटी का आखिर जरूरत क्या होता है, वो चीज समझो। देखो जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तो हम करवाएंगे न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल क्या, जैसे अभी थ्योरी पढ़ रहे हैं आप लोग, ठीक है, तो थ्योरी पढ़ने के बाद उसमें क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन बनाने के लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन बनाते समय में आप लोगों को इसका क्या पड़ेगा, जरूरत पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए देखिए अब यहाँ पर ये देखिए, मान लीजिए ये बिंदु क्या है, पी है, तो ये क्या है, ये अवतल दर्पण हो तो कैसे होगा, ऐसे, और उत्तल दर्पण होगा तो उसमें क्या होगा, मतलब देखिए अवतल दर्पण है तो बाहर से क्या होगा, पॉलिश होगा, ठीक है, ऐसे, और उत्तल दर्पण होगा तो अंदर से क्या होगा, पॉलिश होगा। तो दर्पण चाहे कोई भी रहे, अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण, आपको समझना है कि ये उसका क्या है, ध्रुव है। ठीक है, ये उसका क्या है, ध्रुव है। अब देखिए अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, वस्तु किधर रखेंगे, तो वस्तु हम लोग इधर रखेंगे, इस साइड। मान लीजिए उत्तल दर्पण को भी हम बना ही लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये क्या हो गया, उत्तल दर्पण, और उत्तल दर्पण में पॉलिश किधर से होता है, अंदर से होता है, और यहाँ पर ही उसका भी क्या है, पी है। ठीक है, तो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, तो इसमें वस्तु किधर रखेंगे, तो वस्तु रखेंगे इस साइड। और ये दर्पण जो है उत्तल दर्पण, तो इसमें तो पॉलिश इधर से है, तो इसमें भी वस्तु किधर से रखेंगे, इधर से ही। तो दोनों का वस्तु किधर रहेगा, इधर रहेगा। ठीक है, प्रतिबिंब उत्तल दर्पण में हर हमेशा किधर बनेगा, इस साइड, दर्पण के पीछे ही। इसमें एक बार बनेगा पीछे और बाद बाकी हर समय क्या बनेगा, आगे। ठीक है, अब समझिए ये सब चीज आखिर क्यों बता रहे हैं। तो देखिए मान लीजिए कि यहाँ से एक अवतल दर्पण है, इससे मान लीजिए कि ये जो है 10 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या है, कोई वस्तु है, और आपको कह रहा है कि इसका फोकस दूरी भी आपको दिया हुआ है, मान लीजिए कितना, 15 सेंटीमीटर। फोकस दूरी कितना है, 15 सेंटीमीटर। आपको कह रहा है बताइए इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपको क्या करना पड़ेगा कि जो सवाल बनाइएगा तो इसमें माइनस जो मान दिया गया है, जैसे ये वस्तु दूरी का मान दिया गया है कि वस्तु 10 सेंटीमीटर पर है, तो जो मान दिया है उसमें आपको प्लस या माइनस साइन लगाना पड़ता है, यानी कि चिन्ह लगाना पड़ता है, उसके बाद ही वो सवाल हल होता है। ठीक है, तो प्लस और माइनस साइन जो लगाएंगे, चिन्ह जो लगाएंगे, वो आखिर कब प्लस लगेगा और कब माइनस लगेगा, वही चीज हम लोग यहाँ पे समझेंगे। ठीक है, तो देखिए जब भी ये हो गया दर्पण, तो जब भी याद रखें कि ध्रुव से क्या हो, इस तरफ हम लोग देखेंगे। ठीक है, यानी कि ये तो लेफ्ट साइड हो गया, ये क्या हो गया, लेफ्ट हो गया, ये क्या हो गया, राइट हो गया। ठीक है, यानी कि इस साइड जाएंगे तो वो क्या होगा, वो होगा माइनस में। क्या होगा, माइनस में। यानी कि P से अगर हम लेफ्ट के तरफ कोई भी दूरी मापेंगे तो वो क्या होगा, माइनस में। जैसे ये अभी किधर आ गया, इस साइड आ गया, तो ये 10 इधर है ना,
फोकस इधर है वस्तु दूरी, तो ये क्या होगा माइनस में। जो अवतल दर्पण होता है, उत्तल दर्पण होता है, उसको भी ऐसे ही बनाते हैं हम, ठीक है। तो उसमें भी जो वस्तु दूरी होगा वो भी क्या होगा माइनस में होगा, ठीक है। यानी कि हम इसको थोड़ा मिटा दें तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा हो गया था, लिख दिए थे, चलिए समझते हैं इसको। देखिए तो ये बिंदु हो गया हमारा ध्रुव। याद रखेंगे कि इससे इस तरफ जो क्या करेंगे, हम कोई भी दूरी मापेंगे तो वो होगा माइनस में, और इस तरफ जो लेंगे कोई भी दूरी तो वो क्या हो जाएगा प्लस में। फिर ऊपर जो लेंगे कोई दूरी तो प्लस, और नीचे जो कोई दूरी लेंगे तो माइनस, ठीक है। देखिए आप लोग जो ग्राफ अब पढ़ाएंगे ना, ग्राफ में, तो ग्राफ में जो ऐसे बनाया जाता है, ठीक है, अक्ष बनाया जाता है, तो ये हो गया एक्स अक्ष, और ये क्या हो गया वाई अक्ष, ये क्या हो गया वाई अक्ष, और ये क्या होता है मूल बिंदु, ठीक है। यहाँ पे होता है 0 0, तो इस साइड लेंगे तो 1 2 3 4 किस में प्लस में, और इस साइड लेंगे तो माइनस, फिर ऊपर प्लस और नीचे माइनस। तो यही सब चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है कि मूल बिंदु से बाईं ओर यानी कि लेफ्ट साइड दूरियाँ ऋणात्मक होगी, दाईं ओर क्या होगी धनात्मक होगी, फिर ऊपर क्या होगी धनात्मक, और नीचे क्या होगी ऋणात्मक। बस यही बात है और कुछ नहीं, ठीक है। अब आप यहाँ पे नोट लिखा हुआ है, इसको समझ लीजिए। देखिए अवतल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या होती है वो और फोकस दूरी वो दोनों क्या होती है ऋणात्मक होती है। क्यों होती है? क्योंकि देखिए अवतल दर्पण में जो है, ऐसे हम अवतल दर्पण को बनाएंगे तो दोनों का दोनों जो इसका वक्रता त्रिज्या और जो फोकस दूरी दोनों किधर होगा इस साइड होगा, इसीलिए दोनों क्या होगा ऋणात्मक होगा। अब देखिए उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण का फोकस दूरी या वक्रता त्रिज्या दोनों किधर होगा उस साइड होगा, इसलिए वो क्या होगा धनात्मक होगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है। तो अवतल दर्पण के फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या यानी कि एफ और आर, ये दोनों क्या होगा प्लस प्लस, ठीक है। लेकिन नहीं, अवतल दर्पण में होगा माइनस, ठीक है। अवतल दर्पण में क्या होगा, अवतल दर्पण में होगा माइनस, तो ये क्या होगा माइनस और माइनस। और उत्तल दर्पण में एफ भी क्या होगा प्लस में, और आर भी क्या होगा प्लस में, ठीक है। ये याद रखना है। साथ ही जो वस्तु दूरी होता है वो दोनों ही दर्पण में क्या होगा, चाहे अवतल हो या उत्तल हो, उसमें ये क्या होगा माइनस में होगा। तो आप लोग अब समझ गए होंगे यहाँ पे, ठीक है, कि वस्तु दूरी दोनों में क्या होगा माइनस में, और ये क्या होगा प्लस में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आगे क्या है हमारा दर्पण सूत्र है, ठीक है। दर्पण सूत्र देखिए, दर्पण सूत्र, तो दर्पण सूत्र को लिखें। दर्पण सूत्र ऑब्जेक्टिव में भी पूछ देता है, ये याद रखिएगा 1/v + 1/u = 1/f। 1/v + 1/u = 1/f, ये क्या होता है दर्पण सूत्र। u का मतलब क्या होता है, u को हम बोलते हैं वस्तु दूरी, v मतलब क्या होता है प्रतिबिंब दूरी, और स्मॉल f छोटा f याद रखिएगा ये क्या हो जाएगा फोकस दूरी। बात आ गई समझ में। चलिए अब हम लोग यहाँ पर क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं कि ये आर यू भी एफ और एक और है जो है आर, ठीक है। यू भी एफ और आर, ये 4 लेटर को आपको याद रखने, बहुत काम आने वाला है, ठीक है। तो आखिर इस सब का मतलब क्या होता है पूरे डिटेल में हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर निम्नलिखित के द्वारा जो है आर एफ यू भी सबको क्या किया गया है दर्शाया गया है। इस सब का मतलब आखिर क्या होता है यहाँ से समझते हैं, ठीक है। तो देखिए ये हो गया हमारा अवतल दर्पण, ये क्या हो गया अवतल दर्पण, ठीक है। और ये क्या हो गया हमारा उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। दोनों में प्रतिबिंब बना, दोनों में क्या बना प्रतिबिंब। तो ये देखिए ये यहाँ पर जो है कलर चेंज कर लेते हैं। देखिए ये क्या हो गया P, ये हो गया C, और देखिए P और C के ठीक बीच में क्या हो गया F, और यहाँ पर क्या रख दिए वस्तु, ठीक है। अब आपको पता करना है इसमें F U V R ये सब क्या होता है। तो समझिए कोई भी दूरी जो मापेंगे
वो हर हमेशा मापेंगे कहाँ से, P से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, P, तो हम यहाँ पर ले लिए हैं P। ऐसे आप समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, पूरा दूरी जो आपको मापना है ना, सभी दूरी, वो कहाँ से, P से। तो P के पास ये है सब लगभग में, ठीक है। चलिए P हो गया। तो P से हम कहाँ तक जाएंगे, F तक, यानी कि फोकस तक। तो P से जो F तक की दूरी को मापेंगे तो इसको हम बोलेंगे छोटा f। छोटा f यानी कि फोकस दूरी। और P से जो वस्तु तक जाएंगे, ये क्या है, वस्तु। देखिए यहाँ पर क्या रखा हुआ है, वस्तु। तो P से जो वस्तु तक जाएंगे तो उसको बोलेंगे वस्तु दूरी, और वस्तु दूरी को किससे दिखाएंगे, U से। फिर P से हम कहाँ तक जाएंगे, C तक। कहाँ तक, C तक। देखिए ये क्या है, C है। यहाँ पर क्या है ना, C केंद्र। तो P से जो C तक जाएंगे तो उस दूरी को क्या बोलेंगे, R। और P से जो प्रतिबिंब जहाँ बनेगा वहां तक जाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे हम, V, यानी कि प्रतिबिंब दूरी। ठीक है। देखिए बड़ा ही सिंपल है। आप मान लीजिए आपको कोई ऐसे समझा दे, ठीक है, ये कोई पॉइंट क्या है, A है, और यहाँ से जो है आपको क्या करना है, चलना है और दूरी मापना है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर दिया, कोई बिंदु दे दिया X और कोई बिंदु दे दिया Y। ठीक है। और आपको बोल दिया कि A से ही तुमको जाना है। यदि क्या करेगा, A से X तक जाएगा, A से कहाँ तक जाएगा, X तक। तो ये कोई दूरी, ये जो दूरी होगा 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, या जितना भी दूरी, इसको तुम क्या मानोगे, M। और A से ही फिर कहाँ तक जाएगा, Y तक, इसको क्या मानेगा, N। तो वही काम हम लोग भी कर रहे हैं। जाना कहाँ से है, तो P से। ठीक है। F तक जाएंगे तो छोटा f हो जाएगा। वस्तु तक जाएंगे, जो वस्तु रखा हुआ है, तो वो U हो जाएगा। और यदि हम कहाँ तक जाएंगे, केंद्र तक जाएंगे तो R हो जाएगा। और प्रतिबिंब जहाँ बना वहां तक जाएंगे तो क्या हो जाएगा, V हो जाएगा। और यही बात दोनों दर्पण में होता है। यहाँ से देखिए P है ना, P, तो P से नाप रहे हैं। ठीक है। तो P से कहाँ तक आ गया है, वस्तु तक। इसमें तो वस्तु इधर है तो U हो गया। प्रतिबिंब कहाँ बना, यहाँ, तो ये क्या हो गया, V हो गया। और फोकस यहाँ है तो ये स्मॉल f हो गया। और त्रिज्या यहाँ है तो ये क्या हो गया, R हो गया। समझ गए, यही बात है, सिंपल सा, आपको याद रखना है। ठीक है। चलिए, तो U, V, F और R ये टर्म क्या होता है, ये आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है। चलिए, अब जो है इसमें कुछ है नहीं, एगो दूगो जो है टॉपिक बच गया है। मेन टॉपिक बच गया है इसमें, जो है आपका दूगो टॉपिक बच गया है। और तो मेरे ख्याल से हम इस चैप्टर को आज खत्म ही कर देते हैं, दूगो टॉपिक बचा हुआ है तो। ठीक है। चलिए, खत्म हो जाएगा तो कोई टेंशन नहीं रहेगा, फिर आगे आप लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि P से F तक की दूरी को F बोलेंगे, सब लिखा हुआ है, अच्छे से समझ लीजिएगा। ठीक है। चलिए, देखिए मूल मंत्र एक ही ठो चीज है कि जो चीज पढ़ा दें, समझा दें, उसको अच्छे से आप 2 बार 3 बार पढ़ें और समझने का प्रयास करें। ठीक है। और यदि आप सोचिएगा कि सब हमको समझा दें और कोई याद भी करवा दे, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है। हमारा काम है, हम आपको समझा तो सकते हैं अच्छे से, फिर उसको याद रखना और याद करना, ये आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है। चलिए, और जो लोग इसके भरोसे बैठे रहते हैं कि हमारा सारा काम जो है वो दूसरा आदमी कर दे, तो वो बैठे ही रह जाता है। ठीक है। चलिए, अब ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, आवर्धन क्या होता है। आवर्धन क्या होता है, तो देखिए आवर्धन क्या होता है। तो आवर्धन का मतलब पहले समझ लीजिए कि प्रतिबिंब जो है, मान लीजिए ये वस्तु है, ये वस्तु है, ठीक है, और इसका प्रतिबिंब बन गया यहाँ पे। ठीक है। और इसी वस्तु का फिर से दोबारा से प्रतिबिंब बनाए दूसरे जगह पे, तो इसका प्रतिबिंब बन गया इतना बड़ा। ठीक है। अब देखिए, तो आवर्धन का मतलब यहीं से आप लोगों को समझ में आने वाला। तो ये एक वस्तु है AB, इसका प्रतिबिंब बन गया A डैश B डैश, और यहाँ पे एक अलग प्रतिबिंब बन गया A डैश B डैश। अगले केस में फिर से दोबारा से बनाए वस्तु की स्थिति चेंज करके। ठीक है। तो अब देखिए, यहाँ पर जो है इस वस्तु का प्रतिबिंब क्या बना है, बड़ा, और यहाँ पर क्या बना है, छोटा। तो आवर्धन का मतलब होता है कि वस्तु का प्रतिबिंब कितना बड़ा बना या कितना
छोटा बना उसको दिखाना। जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या बन गया है, वस्तु है एक लाइन में, प्रतिबिंब कितना बन गया, 2 लाइन में। तो ये m का मान जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, +2, यानी कि 2 गुना क्या बन गया, बड़ा बन गया। ठीक है, 2 गुना क्या बन गया, बड़ा बन गया। साथ ही सीधा बन रहा है तो क्या लगाएंगे, प्लस। यहाँ पर मान लीजिए आधे में बना, ठीक है, तो m का मान क्या रखेंगे, 1/2, क्योंकि ये जितना इसका क्या था, साइज था, उसका क्या बन गया, आधा। m का मान जो होता है, आवर्धन जो होता है, वो ये बताता है कि प्रतिबिंब कितना गुना जो है वो बड़ा बना है या कितना गुना क्या बना है, छोटा बना है। ठीक है, ये चीज बतलाता है, इसको आप लोग याद रखेंगे। चलिए, अब आवर्धन का परिभाषा पूछ देता है। ठीक है, तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है और इसका परिभाषा होता है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं, आवर्धन। मान लीजिए प्रतिबिंब की ऊंचाई दे दे आपको 10 सेंटीमीटर, अब वस्तु कितने सेंटीमीटर का था, 5 सेंटीमीटर का। आपको बोला आवर्धन निकालिए, आवर्धन निकाल दीजिएगा ना, 10 बटे क्या लिख दीजिएगा, 5, काट दीजिएगा तो कितना आ गया, 2। ठीक है, और आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता, याद रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए आवर्धन का क्या सूत्र हो गया, HI/HO। I मतलब क्या होता है, इमेज यानी कि प्रतिबिंब, O मतलब ऑब्जेक्ट यानी कि वस्तु। इसको हम H' भी लिखते हैं। ठीक है, यदि एग्जाम में H' आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं। H' मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई और H मतलब वस्तु की ऊंचाई। चलिए, दूसरा सूत्र होता है m का -V/U। तो ये क्या होता है समझिए, जैसे हमारा जो है वस्तु था वो कितना दूरी पर था, 10 सेंटीमीटर, कितना, 10, और प्रतिबिंब जो बना वो कितना पर बना, 30 सेंटीमीटर पर बना। ठीक है, तो वस्तु तो कभी भी होता है माइनस में, और प्रतिबिंब भी मान लीजिए दर्पण के इसी साइड बन गया, तो वो भी क्या हो गया, माइनस में। अब निकालना है m, तो m का मान क्या होता है, -V/U। तो सूत्र में पहले क्या है, माइनस, और फिर v का मान कितना है, -30, बटे में u का मान कितना है, -10। तो देखिए ये माइनस माइनस कट गया और 10 तिया 30, एगो माइनस अंदर में था तो -3 क्या गया, m का मान। तो दोनों सूत्र से आप क्या कर सकते हैं, आवर्धन का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब एक ठो क्वेश्चन और बच गया है। क्या सारे स्टूडेंट चाहते हैं कि एक क्वेश्चन और पढ़ा दिया जाए या यहीं से क्लास खत्म कर दिया जाए? यदि पढ़ा देंगे तो आप लोग कमेंट में यस करें जल्दी से कि पढ़ा दीजिए। ठीक है, तो आगे पढ़ाएंगे, एक क्वेश्चन बचा हुआ है, एक क्वेश्चन पढ़ा देंगे, और ये क्वेश्चन यदि पढ़ लेते हैं आप लोग तो ये चैप्टर जो है खत्म हो जाएगा, आज ही ये चैप्टर हो जाएगा खत्म। और यदि इसमें ज़्यादा दिक्कत हो तो कल पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है तब। ठीक है, तब ये क्वेश्चन, एक ठो क्वेश्चन बचा है, कल के क्लास में इसको पढ़ा करके और इस चैप्टर का जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा, उसको कल डिस्कस करके इस चैप्टर को कर देंगे खत्म। ठीक है, और न्यूमेरिकल इसका होगा तो न्यूमेरिकल कल इस चैप्टर का हम लोग कर लेंगे। ठीक है, तो आप लोग जल्दी लिखें, पढ़ाना है आगे तो कमेंट में यस लिखें, और नहीं पढ़ाना है तो आप लोग जो है तब कोई बात ही नहीं, तो क्लास खत्म कर देंगे। ठीक है, पढ़ा दे या छोड़ दे, जल्दी कमेंट कीजिए आप लोग, सारे लोग कमेंट कीजिए जल्दी से, सारे स्टूडेंट कमेंट कीजिए। एक का कमेंट आ रहा है कि पढ़ा दीजिए, एक ही क्वेश्चन और बचा हुआ है, बोलिए। आगे पढ़ा दीजिए। हाँ जी, चलिए इसको पढ़ा देते। ठीक है, लेकिन इसमें जो है आप लोग नहीं होगा तो इसको कल के ही क्लास में रखते हैं। ठीक है, क्योंकि और स्टूडेंट नहीं बोल रहे हैं कुछ। ठीक है, तो कल के ही क्लास में इसको देखते हैं। ठीक है, कल के क्लास में जो है इसको देखेंगे। ये क्वेश्चन हमारा जो है
क्वेश्चन नंबर 15 है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। 5 नंबर में अधिक बार पूछा जाता है ये, कि गोलीय दर्पण द्वारा सिद्ध करे F बराबर R/2। देखिए एक फॉर्मूला होता है, F जो होता है वो R/2 के बराबर होता है। आपको सिद्ध करके दिखाना है कि F जो है वो R/2 के बराबर कैसे होता है, ठीक है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। यदि सारे स्टूडेंट चाहते हैं कि पढ़ा दें तो जल्दी से कमेंट में यस कीजिए। सारे स्टूडेंट, 2 ही स्टूडेंट बोल रहे हैं कि पढ़ा दीजिए। पढ़ा दे तो जल्दी से कमेंट में यस कीजिए, तो इस क्वेश्चन को भी खत्म कर देंगे। और स्टूडेंट कमेंट नहीं कर रहे हैं कि पढ़ाना है या नहीं पढ़ाना है, तो क्लास को यहीं से खत्म कर देंगे। तो क्या जी, बोलिए, क्लास खत्म कर दिया जाए यहीं से या पढ़ा दिया जाए? चलिए, एक क्वेश्चन बचा हुआ है। आप लोग का कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है कि पढ़ाना है या नहीं पढ़ाना है। चलिए क्लास खत्म करते हैं आज का, ठीक है, क्योंकि इसका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है। इसका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है, तो कल के क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। इस चैप्टर का कुछ समरी भी है, तो कल के क्लास में डिस्कस करेंगे इसको। बाद बाकी जो है ओनली 15 क्वेश्चन है, और पूरा VVI क्वेश्चन सब है। सारे क्वेश्चन एग्जाम में जो है अलग अलग साल में अलग अलग करके पूछा जाता है, ठीक है। तो चलिए आज का क्लास यहीं से खत्म करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।